हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां इस वक्त अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो गया है। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अभी तक हिंदुओं के खिलाफ जम करके जुल्म हो रहा था, लेकिन अब तो ईसाई लोग भी निशाने पर आ गए हैं। कट्टरपंथियों ने क्रिसमस के दिन ईसाई समुदाय के 17 घरों को फूंक डाला। कट्टरपंथियों ने मंदिर बन के लावा में 17 घरों को आग के हवाले कर दिया है। यह हमला 25 दिसंबर की सुबह उस वक्त हुआ है जब गांव के लोग क्रिसमस के मौके पर पड़ोसी गांव में प्रार्थना करने के लिए गए हुए थे। मौका पा करके कट्टरपंथियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया। बता दें कि गांव में सिर्फ 19 घर थे और हाल ही में दिनाजपुर जिले में एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा मेमन सिंह और दिनाजपुर में 3 मंदिरों पर हमला कर 8 मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। ये ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हाशिए पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इसी के साथ देखिए, आपको यह हम बताएं कि बांग्लादेश में 12 सदस्यों का जो प्रतिनिधि मंडल है वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। इस दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म की जो दास्तान है वो उनको सुनाई थी। प्रतिनिधि मंडल में आए हुए लोगों को बहुत मजबूर हालत में बांग्लादेश छोड़ करके अन्य देशों में शरणार्थी बनकर के जीना पड़ रहा है। मंदिरों को तोड़ना, उनकी संपत्तियों को लूटना, पहले भी ऐसी स्थिति होती रही थी, पर जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में सरकार के सलाहकार बन गए हैं और सत्ता में आ गए हैं, तब से इस घटना में कई गुना वृद्धि हो गई है, जो अब दिन प्रतिदिन ज्यादा भयावह होती जा रही है। हमारे साथ शंकराचार्य जी महाराज हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा इशू। क्या है ये बांग्लादेश वाला मामला? ये बांग्लादेश के कुछ लोग समवेत होकर के हमारे पास आए और उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि हम बहुत कष्ट में हैं। बांग्लादेश के सभी हिंदू बहुत कष्ट में हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार अनाचार हो रहा है। तरह तरह की कहानियाँ भी उन्होंने, सब जो घटनाएं उनके साथ घटी थी वो भी हमको उन्होंने सुनाई और कहा कि ये सब हमारे साथ जो हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने किसी के प्रति कोई अपराध किया, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदू धर्म मानते हैं और हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी और धर्म में नहीं जाना चाहते हैं। बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं वो चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम अपना लें। हमने बल्कि उनसे ये भी पूछा, कहा कि आप लोग इस्लाम अपना लीजिए सामूहिक रूप से, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम स्कूलों में इस्लाम धर्म पढ़ चुके हैं और हम हिंदू धर्म को भी जानते हैं, इसलिए हम किसी भी दशा में इस्लाम में नहीं जाना चाहते हैं। हिंदू ही जन्मे हैं, हिंदू ही मरना चाहते हैं। तो इसलिए आप हमारे धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, हमारे धर्म पिता हैं, हमारे गुरु हैं, अभिभावक हैं, इसलिए आपके पास आए हैं कि आप बताइए ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। यही उनकी मांग थी, तो उसी पर हमारी चर्चा हुई है और हमने उनको धैर्य धारण करने के लिए कहा है और कहा है कि आपकी पीड़ा भारत की सरकार से हम अवगत कराएंगे, विश्व पटल पर भी उठाने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश भेजेंगे, आप के लोगों से वहाँ मिलेंगे। और आप लोग उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा एक जो ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी के बीच का जो पठार है, 2 डिवीज़न हमारे वहाँ के आते हैं, एक राजशाही है और एक रंगपुर है। उन दोनों डिवीज़न को मिला करके हिंदू भूमि के रूप में हम मांग करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, अगर आपकी सुरक्षा उसमें आपको लगती है तो आप मांगिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। पहले भारत में मुसलमानों ने मांगा था कि हमारे लिए पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान मिलकर के वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे। तो आज हिंदुओं के ऊपर समस्या है तो हिंदू भी अपनी भूमि मांगेगा, तो आप मांगिए। और दूसरे, उनका कहना है कि भारत सरकार कुछ दबाव डाले, तो उसके लिए हम भारत की सरकार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की चिंता का जो विषय है ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इसमें लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में इतना कट्टरपंथ क्यों बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान इसके पीछे है? क्योंकि हाल ही में खबर सामने आई है कि अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश आ रही है और यहां पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश को ट्रेनिंग देगी। ऐसे में जाहिर है कि इस पूरे खेल के पीछे आईएसआई है। वहीं चीन की भी बांग्लादेश में दखल बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से भी भीख मांग रहा है। खाने की कमी, बढ़ती महंगाई के बीच में बांग्लादेश को भारत का ही सहारा नजर आ रहा है और यही आसरा है।
भारत से तनाव के बावजूद भी बांग्लादेश भारत की तरफ देख रही है। 700 टन चावल भारत से बांग्लादेश पहुंचा है। ऐसे में बांग्लादेश को समझना चाहिए कि भारत ने पहले भी उसकी मदद की है और ऐसे में तनाव में भी उसकी मदद भारत ही कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन सिर्फ और सिर्फ मतलबी है। ऐसे में बांग्लादेश को चुनाव करना और वो भारत के साथ रहेगा या फिर चीन की गोद में जाकर के बैठेगा, ये चुनाव उसको करना है। इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ हम आपके साथ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल हैं के शिवाजी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप क्या यूके देवनाथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल के शिवाजी, आपके पास हम आते हैं, क्योंकि देखिए हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश का आखिरकार इलाज क्या होगा। अब तक जो मुद्दा था वो हिंदुओं को अत्याचार मुक्त कराने को लेकर के उठ रहा था, लेकिन देखिए यहाँ तो ईसाई धर्म भी, वो लोग भी हैं, वो भी सेफ नहीं है, उन पर भी हमला किया जा रहा है। देखो करण, ये तो सच्चाई है कि अगर आप पीछे हिस्ट्री भी देखें, जी। जब पाकिस्तान और भारत दो अलग देश बने थे, आजाद हुए थे, उस समय जो बांग्लादेश में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी 23 से 24% थी, और वो 1971 में जब ये बांग्लादेश बना तो घट के 14% रह गई थी, और आज घट के वो 7% रह गई है। तो इसका मतलब वो हिंदू चले कहाँ गए? क्या तो उनको मार दिया गया, क्या उनको कन्वर्ट कर दिया गया, क्या वो वहां से भाग गए? और यही नहीं कि बांग्लादेश की ये हालात, पाकिस्तान भी यही है। पाकिस्तान में उससे ज्यादा स्पीड है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो 22% थे हिंदूज, और बाकी जो माइनॉरिटीज सिख और ईसाई, आज वो घट के मात्र 1% रह गए। तो ये दोनों देशों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदुओं और माइनॉरिटीज को दबाना, उनको डराना और कन्वर्ट करना। अगर कोई कन्वर्ट नहीं होता तो उसको मार देना या उसको भगा देना, ये सच्चाई है। मगर जो अब हो रहा है, अब तक तो वो साइलेंटली हो रहा था। जब से मोहम्मद यूनुस ने की इंटरिम गवर्नमेंट आई है, जिस प्रकार से 5 अगस्त के बाद हिंदुओं और क्रिश्चियनों पे, स्पेशली बुद्धिस्ट पे, तीनों पे जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इनके हिंदुओं के टेम्पलों को एक प्रकार से डैमेज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनको प्रेशराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन करने के लिए। तो आज वो सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं बांग्लादेश में। आज उनको डर है कि उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उनकी जॉब क्या होगा, उनकी अपनी सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और ये मुझे लगता है भारत को इसका अभी सख्ती से इसको निपटना चाहिए, क्योंकि बहुत बातचीत हो गई है। मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है वो डिनाइल मोड पे है, वो मानती ही नहीं, वो कहती है ऐसा हो ही नहीं रहा, ये भारत के जो मीडिया है उसका प्रोपेगेंडा है। तो ये सच्चाई है। एक तो चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, भारत को बोलता है कि आपके देश के अंदर ये होता है, बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हो। तो सच्चाई है, हमारे पास 3-4 तरीके हैं किरण, जिसके कारण हम प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि अब वो पानी जो है सिर से उतरने वाला। एक तो इकोनॉमिक है, इसमें कोई शक नहीं। 90% जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, वो भारत के साथ है। आज भारत उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ से चावल जाता है, यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सारा सामान, रॉ मटेरियल यहाँ जाता है, पानी यहाँ से जाता है, बिजली यहाँ से जाती है, और बाकी खाद्य मटेरियल यहाँ से जाता है। तो भारत को अपना जो इकोनॉमिक माइट है उससे प्रेशराइज करना चाहिए बांग्लादेश को। या तो आप समझे, नहीं तो फिर हम कुछ और एक्शन भी ले सकते हैं। और मुझे लगता है उसके आगे भी हमारे पास ऑप्शन है, जो हमें सबको मालूम है कि हम जो ऑप्शन को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जिस हिसाब से जा रहा है और जिस हिसाब से वो पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठ रहा है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और ये मुझे लगता है अमेरिका भी देख रहा है, क्योंकि अमेरिका की डीप स्टेट ने ही ये कार्रवाई की, जिसके कारण तख्ता बदला। एक शेख हसीना जो कि आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको गिराया गया और मोहम्मद यूनुस को एक प्रकार पैराट्रूप करके भेज दिया गया। ये सारा जो यूएस की डीप स्टेट का काम था। मगर अब जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आएंगे, वो इस बात को समझेंगे कि इसका फायदा किसको हुआ। इसका फायदा तो चीन को हुआ। चीन वहां पर आ गया है आज की तारीख में, बिल्कुल, और पाकिस्तान में आ गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत का भी रवैया कुछ सख्त होना चाहिए। और लगता है अमेरिका जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने
ये सख्ती से कहा है मोहम्मद यूनुस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे। मुझे लगता है उससे सख्ती से कह तो दिया गया सिवा साहब, लेकिन है कहां पर? यही बात तो सवाल यही बार बार उठ भी रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपके पास हम आते हैं। देखिए, लगातार मेजर जनरल शिवाजी ये बात कह रहे हैं कि देखिए सख्ती से निपटने की जरूरत है, भारत के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम चावल भेज रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश का जो इशू है वो बहुत संजीदा है। इसको हम बांग्लादेश को किसी भी हालत में अपने बरखिलाफ नहीं जाने दे सकते। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न बहुत सारे हाई स्टेक्स में है। देखिए, तमाम तरीके के हमारे पास विधाएं उपलब्ध हैं जिससे हम बांग्लादेश पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो एक ट्रेंड चल रहा है वो एक अजब किस्म का ट्रेंड चल रहा है। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट आज की डेट में हावी हो रखे हैं। वहां के अगर जनमानस की बात करेंगे तो उनका झुकाव इस तरफ नहीं है जिस तरीके की रिपोर्टें वहां से आ रही हैं। अगर वहां के किसी पॉलिटिकल आदमी से बात करते हैं तो वो कहता है यहाँ पे पॉलिटिकल अपीवल है, पॉलिटिकल चेंजेस है, इसको रिलीजियस कलर दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड में इसके बरखिलाफ बातें हो रही हैं। माइनॉरिटीज पे अटैक लगातार हो रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, हिंदू के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और तमाम तरीके की एट्रोसिटीज चल रही है। और 25 दिसंबर को जिस तरीके की घटनाएं हुई वो भी देखिए एक तरीके का एक पॉइंटर है। तो बांग्लादेश पूरी तरीके से रेडिकल फंडामेंटलिस्ट के हाथ में चला गया और मोहम्मद यूनुस साहब एक नोबल लिटरेट होते हुए भी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो एक कठपुतली सरकार है, कठपुतली की तरह वो सत्ता में बैठे हुए, लेकिन चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में कौन कर रहा है? जमात के लोग कर रहे हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है? फंडामेंटलिस्ट कर रहे हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है? बीएनपी के लोग कंट्रोल कर रहे हैं और उसको एक पॉलिटिकल अपहीवल या पॉलिटिकल चेंज की संज्ञा दी जा रही है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए, हिंदुस्तान ने अपना सबसे पहला जो हम पीस लविंग कंट्री हैं, पहले हमने अपना जो फॉरेन सेक्रेटरी वहां भेजा और तमाम तरीके की बातों को शुरुआत की एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। हम उस अफरा तफरी के माहौल में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, लेकिन एक तरीके का प्रेशर हिंदुस्तान बना रहा है कि आप माइनॉरिटी की सुरक्षा करिए। आपके ऊपर तमाम तरीके की अगर आपको मदद की जरूरत है, चाहे मिलिट्री, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, सोशली, फाइनेंशियली, भारत ने हर तरीके को अपना लिया। पहले तो जाकर के जो विदेश सचिव है वो मुलाकात करते हैं, बात होती है वहां पर, यहां से कई बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती हैं कि आपको अल्पसंख्यकों को, खासतौर से हिंदू समुदाय पे जो अत्याचार हो रहा है उसको आपको खत्म करना होगा। उसके बाद देखिए, हम मदद भी कर रहे हैं कि हम वहां पर जो अभी कमी आई, क्योंकि जिस तरह से वहां पर सत्ता बदली है और उसके बाद जिस तरह की आर्थिक स्थिति हुई है, खाने के लाले पड़ गए हैं, उसके बावजूद हम यहां से मदद भी भेज रहे हैं। क्या हम ये माने जिस बांग्लादेश को एक तरह से आजादी भारत ने दिलाई, एक अहम भूमिका भारत की थी, उसके बाद इस तरह की स्थिति, इस तरह से दोगलापन एक जो नजर आया है बांग्लादेश की तरफ से, उसके बाद हम ये उम्मीद करें कि अब भी हम जो शांति वाला रास्ता अपना करके चल रहे हैं उससे बेनिफिट होगा और उससे वाकई जो है हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, अल्पसंख्यक सुरक्षित हो जाएंगे? देखिए, जिस तरीके की मदद कर रहे हैं हम बांग्लादेश को, आप अगर इस समय ये चाह रही कि कोई मिलिट्री एक्शन या कोई ऐसे कोर्सिव एक्शन किया जाए, ये स्टेज नहीं है आज की डेट में। ये मैटर टोटली बांग्लादेश का इंटरनल। हम इस तरीके की मदद करके एक हम कंट्री को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। देखिए, मालदीव भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट हुआ था, हमने कितने पेशेंटली उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया और अल्टीमेटली मालदीव हमारे पक्ष में आया। ये बड़ा टेम्परेरी फेज है। आज की डेट में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उन्होंने बोला था 3 महीने में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उनके हाथ में आज की डेट में कंट्रोल नहीं है। उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन करके 2025 या 26 में कराने की बात की है। तो हमें इस समय थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा। हर चीज का आंसर मिलिट्री एक्शन या ऑफेंसिव एक्शन नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब, आप इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड मदद रखिए। आपके साथ पॉपुलेशन है, धीरे धीरे बीएनपी के लोग, उनके पास ऑप्शन नहीं है। चाइना का जो इंटेंशन है वो जी। तो यहाँ पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपके पास हम आते हैं। देखिए, आप लगातार सुन भी रहे हैं कि क्या बात यहाँ पर जो है मेजर जनरल शिवाजी जी कह रहे हैं और इसी के साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु जी कह रहे हैं। अब अल्पसंख्यक क्या बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, ये हम मान करके चल रहे। इसके साथ साथ हम बातचीत के रास्ते को अपना रहे हैं। देखिए, विदेश सचिव गए, बातचीत करके आए, लेकिन जिस तरह से कह भी रहे हैं कि यूनुस की जो सरकार है वो कठपुतली है, तो बात की कहां जाए, कहां पर रखें अपनी बात को सख्ती के साथ कि या तो वो ठीक हो जाए या फिर अन्यथा हमें कोई अदर ऑप्शंस को तलाशना होगा? किरण जी, मैं एयरफोर्स में था तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, कूटनीति से बात करूंगा।
बात यह है कि हमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी बांग्लादेश के साथ जो दोस्ती रही है 53 साल की, वो खटाई में आ जाए। हमें हर कदम फूंक फूंक पर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने कोई मिस कैलकुलेशन कर दी तो उससे फिर उसको रेक्टिफाई करना, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि हर दो देशों के बीच में जो संबंध है वो विदेश मंत्रालय तय करता है। बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सिर्फ विदेश मंत्रालय को सपोर्ट करती हैं। अभी विदेश मंत्रालय से एक भी बयान ऐसे नहीं आया है जिसमें कि ये कहा जाए कि हमारे को, भारत को बांग्लादेश के साथ कोई दिक्कत आ रही है। विदेश मंत्रालय के एक किसी भी बयान को आप देख लीजिए, प्रेस रिलीज को आप देख लीजिए, पीटीआई की क्लिपिंग्स देख लीजिए, सब ये कह रही हैं कि विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश के साथ सब कुछ ठीक है। पहले एक मधुर भाव थी, अभी शायद मधुर भाव नहीं है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल के पास है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि एस्केलेशन लैडर मैट्रिक्स होता है एक, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप छलांग मार के सख्ती करें। देखिए, विदेश मंत्रालय को जिस दिन लगेगा कि नहीं दूसरे तरीके, अभी तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से काम हो रहा है, कूटनीति से काम हो रहा है और हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर विदेश मंत्रालय कैप्टन देवनाथ, आपसे हम ये भी समझ आ जाए, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि इतनी जल्दी और हबड़ा तबड़ी में जो है आप छलांग लगा करके कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन देखिए जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के जो फौज है वो बांग्लादेश में एंट्री कर रही है, तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान और चीन की अगर फौज बांग्लादेश में आए, उनको उस तरह से ट्रेन करे, तो भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। जी हाँ किरण जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश की जो फौज है, मैं 1971 से के बाद की बात कर रहा हूं जी। 1971 के बाद से ही बांग्लादेश की फौज जो है हमेशा चीन की मदद से आगे बढ़ी है। उनके टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां से आए हैं, उनके फाइटर विमान, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनकी एयरफोर्स के सारा इक्विपमेंट चीन से आया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी नेवी में जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, सब चीन से आए हैं। हमने इसको मॉनिटर किया है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जो पाकिस्तान वहां कर रहा है, दो चीज फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो विजिट कर रहे हैं अगले हफ्ते पाकिस्तान के बांग्लादेश में। ठीक है, करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से फरवरी के महीने में पाकिस्तान से उनकी आर्मी का एक ट्रेनिंग टीम जो है वो बांग्लादेश में जा रहा है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इंडियन आर्मी भी दुनिया में अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग करती है। इसी तरह से दूसरी आर्मीज के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारी फौज को सिखाते हैं, हमारी एयरफोर्स को सिखाते हैं। ऐसा सब फौजियों सारे मिलिट्रीज में होता रहता है। ठीक है, पाकिस्तान ने जो कर रहा है वो कर रहा है, एक छोटा सा कदम है, इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस में कोई शिफ्ट नहीं होता। हमें चिंता की जरूरत नहीं है, हमने नजर रखी है। मैं आपको बता देता हूं किरण जी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को ये सब पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है नवंबर के महीने के पहले हफ्ते पर मिल गई थी। और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमने तो, हमारे जो डिफेंस अटैचीज हैं, उन्होंने नवंबर के चौथे हफ्ते में ही हमें ये सब बता दिया था कि पाकिस्तान ऐसे कर रहा है। तो चिंता की बात नहीं है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा होता रहता है। एक और चीज मैं किरण जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे टेंशन बढ़ते हैं, विदेश मंत्रालय को अगर ज्यादा परेशानी होती है तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठती है, वो बोल देते हैं वाणिज्य मंत्रालय को या वित्त मंत्रालय को कि छोटे छोटे पाबंदियां, सैंक्शंस लगाना शुरू करो। वो नौबत आई नहीं है। उससे भी ज्यादा एस्केलेशन अगर बढ़ जाए तो फिर होम मिनिस्ट्री को बोला जाता है कि बीएसएफ को थोड़ा और टाइट करने के लिए बोलो। हमने 30,000 सीआरपीएफ के जवान नॉर्थ ईस्ट में लगाए हुए हैं, मिजोरम, नागालैंड, उस एरिया में। होम मिनिस्ट्री को बोला जाता है कि थोड़ा और बॉर्डर टाइट कर दो, किसी को आने मत दो, जाने मत दो, व्यापार मत होने दो। और जो बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ 3 फौजी बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इन्वॉल्वमेंट तो लास्ट में होती है। कहते हैं कि फौज का इस्तेमाल तभी होता है जब डिप्लोमेसी और दूसरे तरीके फेल हो जाते हैं। तो ऐसा सोचना कि हमको कोई सख्ती करनी चाहिए, मेरे को दूर तक इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, मेजर जनरल शिवाजी आपके पास, क्या अभी आप सहमत हैं
कैप्टन देवनाथ जी की बात से कि अभी सख्ती की उतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत एंड में आकर के जो है आप अपने जो आर्मी है ऑफिसर्स उनको या फिर फोर्सेस जो है उनको लेकर के जाएं। इसके साथ साथ देखिए जिस तरह से कैप्टन देवनाथ जी ये कह रहे हैं कि हर कंट्री में दूसरे कंट्री के जो आर्मी या फौज जो है आकर के उन्हें एक्सपर्ट जो है तैयार करते हैं या उन्हें सिखाते हैं, इस तरह के ट्रेनिंग्स देते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी के वक्त में बांग्लादेश की जो स्थिति है, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल एक सरकार नहीं है। अगर शेख हसीना होती तो संभवतः हमारे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, लेकिन इसको आप मान रहे हैं कि अभी भी अगर यूनुस की सरकार है वहां पर एक सलाहकार के तौर पर वो सारी चीजें देख रहे हैं, तो भी अगर कोई दूसरे पाकिस्तान या चाइना से आ जाए एक्सपर्ट उनको ट्रेंड करे तो हमारे लिए वाकई कोई घबराहट वाली बात नहीं है। देखो किरण, सच्चाई ये है कि अभी हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए थे वो शेख हसीना के टाइम में हुए। जी। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए 1971 में भारत ने ही उनको आज़ादी दिलाई थी। 3 से 4 हजार हमारे जवान शहीद हुए थे। उसके बाद और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने वहाँ जेनोसाइड किया था, कम से कम 3 से 4 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 से 40 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ के करीब भारत में पलायन करके। मगर ये भी सच है 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया, उसके बाद धीरे धीरे एंटी इंडिया सेंटीमेंट स्टार्ट हो गए थे और इसका इस्तेमाल आईएसआई और जमाते इस्लामी कर रहा था। और ये सच्चाई है कि जो बीएनपी की गवर्नमेंट बीच में आई थी, बीएनपी प्लस जमाते इस्लामी, उस समय भी ये पाकिस्तान की तरफ काफी क्लोज होते नजर आ रहे थे और चीन के। मगर 2008 के बाद जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बड़े अच्छे हुए। और बहुत एक अच्छी बात है कि बांग्लादेश की खुद भी इकोनॉमी ने बहुत अच्छा काम किया। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ा अच्छा काम कर रही थी, उसका पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा हो गया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और ये भी सच्चाई है कि जो बांग्लादेश और भारत के अच्छे रिलेशन के कारण और स्पेशली शेख हसीना का पॉजिटिव एटीट्यूड, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी इंसर्जेंसी थी, चाहे वो असम में उल्फा थे, एनडीएफबी थे, आपका पीएलए था मणिपुर में, नागालैंड में एनएससीएन, आईएम और कपलांग, इनके सब की बेसिस थी चिटागोंग हिल्स में। और वो जो थे शेख हसीना के आने के बाद वो सभी बेसिस वहां से उठा दी गई। तो भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति आई, तो उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि शेख हसीना की गवर्नमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड भारत में। तो इसका मतलब एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप खराब होते हैं और तो उसका इंपैक्ट आपकी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जरूर पड़ेगा, ये समझ के चलना चाहिए। अब बात आती है कि हम इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। देखो ये 360 डिग्री डायरेक्शन जाएगा, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कह सकते हम ये करेंगे। हमको हर वो चीज करनी है जो रिक्वायर्ड है। डिप्लोमेटिकली भी हमने ध्यान देना है, हमने ये भी ध्यान देना है कि अगर वैक्यूम क्रिएट होगा तो चीन और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो हमने वो वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देना है। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते वहां पर गवर्नमेंट कौन सी आएगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके साथ आपने वर्केबल रिलेशन रखने हैं, नहीं तो फिर वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। अब बात आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे और बांग्लादेश के बीच में आने वाले टाइम में क्या आएगी। एक तो यह है कि चीन और पाकिस्तान थोड़ा अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा, मगर अमेरिका इसमें पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है अगर चीन बहुत जोरों से बांग्लादेश में आता है तो वो उसके हित में भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इमीडिएटली है वो है शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन। जिस प्रकार से उन्होंने फॉर्मली एक्सट्रेडिशन मांग लिया है और अभी आप को बड़ी टिपिकल सिचुएशन होगी है, तो करें क्या। इसमें भी सच्चाई है कि जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसमें जो 2013 में साइन हुई थी, फिर 2016 में उसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी, उसका आर्टिकल 6 और 8 आपको देता है कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई केस है या वो गुड फेथ में नहीं है तो भारत या दूसरा देश उस एक्सट्रेडिशन को डिनाई कर सकता है। तो भारत वो एक्सट्रेडिशन को डिनाई करेगा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि शेख हसीना को वहां पर जस्टिस नहीं मिलने वाला, उनकी लाइफ थ्रेटन है। क्योंकि जो जुडिशरी आज की तारीख में है, इट इज प्लेइंग टू द गैलरी, वो जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है आज की तरह बांग्लादेश में। तो इसलिए ये सच्चाई है कि भारत के पास और कोई चॉइस नहीं, शेख हसीना को नहीं भेज सकते। ये भी एक थ्रोनी पॉइंट होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, मगर मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली हमको इसको हैंडल करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये 360 डिग्री करके चलना है। भारत के लिए
बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश को भारत के इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश को एक चीज समझनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी भारत पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। इसको बोलते हैं 90% तो है ही, इसको इंडिया लॉक कंट्री बोलते हैं। वो किस लिए? क्योंकि 94% जो है उसको भारत की तरफ उसका बॉर्डर है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से एक प्रकार से डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जिस प्रकार से हिंदुओं पे एट्रोसिटीज हो रही, तो हम आंखें भी नहीं मीच सकते, क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है कि जो कुछ हो जाएगा उसके बाद तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन, क्या हो रहा है, जो मोहम्मद यूनुस है उस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, ये कंट्रोल से बाहर निकल गई। ये रेडिकल एलिमेंट जो हैं वो रूल द रूस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन में डिले होता है, और वो 2025 तक भी नहीं होता, क्योंकि अभी भी सभी कहते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है वो इलीगल है। वो 3 महीने के लिए आई थी, 6 महीने हो गए, आगे वो 1 साल और करें। तो मुझे लगता है ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए चैलेंज है। इसको सोच समझ के हर स्टेप लेना चाहिए, फूक फूक के। कोई ऐसा जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो स्टेप जिसके कारण चीन और पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा उठाए। दूसरी बात यह है कि आपको यह ध्यान देना है कि डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल किया जाए अभी बांग्लादेश को, कि हमारे रिश्तों में तनाव कम हो, और शेख हसीना का जो इश्यू है उसको हम किस तरीके से आपस में रिजॉल्व करें, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है भारत और बांग्लादेश की डिप्लोमेसी। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। शिवाजी कि ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हमने बड़े मेच्योरली मालदीव को हैंडल किया, क्योंकि जो अभी आपका मोहम्मद मिजू थे वो आए थे इंडिया आउट कैंपेन पे, मगर आज की तारीख में उसने यू टर्न लिया। भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, मुझे लगता है पेशेंट काम देते हैं। इसी प्रकार से जो श्रीलंका में अभी जो कुमारा देशनायके हैं प्रेसिडेंट, उनका भी एटीट्यूड भारत के बहुत अगेंस्ट था, मगर आज जैसे वो प्रेसिडेंट बने हैं उनको भारत की अहमियत मालूम है, तो सबसे पहले विजिट भारत में की है। तो ये तो सच्चाई है, भारत चाहेगा कि अपने रिलेशनशिप अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे रखे जाएं, वो भारत के हित में भी है और उनके भी हित में है। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, देखिए शिवाजी ने जो बात यहाँ पर कही है, मेजर जनरल शिवाजी कह रहे हैं कि देखिए पड़ोसी राज्यों के साथ जो देश हैं उनके साथ आपको बेहतर रिश्ते बना के रखने हैं, और भारत इसके लिए जाना भी जाता है। लेकिन वहीं चीन और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, खासतौर से चीन की, चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत के रिश्ते उसके पड़ोसियों के साथ जो है वो बेहतर हो सके, और इस दिशा में उसके कदम हम हर बार देखते हैं। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि इसको हैंडल करे तो कैसे करे, क्योंकि देखिए शेख हसीना को वापस भेजना, क्योंकि लेटर भी लिखा गया है, क्या वापस भेजने के लिए भारत सरकार की तरफ से हामी होनी चाहिए, क्या भेजना चाहिए? क्योंकि शेख हसीना अगर बांग्लादेश के अंदर में आ जाती हैं तब तो ये रिश्ते बहुत अच्छे और बहुत प्रगाढ़ होंगे आने वाले दिनों में, लेकिन अगर वो नहीं आती तो हमें बांग्लादेश के अंदर में ऐसी कोई पार्टी, ऐसी कोई शख्सियत नजर नहीं आते जिससे भारत के रिश्ते जो है, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बेहतर हो सके। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो दो देशों के रिलेशन होते हैं वो किसी पार्टी बेस्ड रिलेशन नहीं होते, चाहे वो अवामी लीग हो, चाहे बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो, चाहे जमाते इस्लामी पार्टी हो। ये दो देशों के रिलेशन होते हैं। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सत्ता में आते हैं, सत्ता से बेदखल होते हैं, लेकिन दो देशों के रिश्ते जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। उनकी एक रूपरेखा होती है, तमाम तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, ये हम अक्सर देखते हैं ना कि अगर मेरी एक बात, एक क्रॉस क्वेश्चन है यहाँ पर, समझना थोड़ा चाहूंगी इस चीज को। क्योंकि देखिए अमेरिका में अगर इलेक्शन होता है तो हमारी नजर बहुत ज्यादा होती है कि देखिए जो बाइडेन आ रहे हैं तो भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, अगर ट्रंप आ रहे हैं तो उनके साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, और उसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। तो इस तरह से अगर सरकार बदले तो कहीं ना कहीं असर तो होता है ना। देखिए, जो आप बात बोल रही हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यही तो आपके डिप्लोमेसी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का टेस्ट है। आप दूसरे के कंट्री में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी एक फेवरेबल गवर्नमेंट वहां बनी रहे। इसी के तहत हिंदुस्तान जो इतना एफर्ट लगा रहा है बांग्लादेश को अपने खेमे में रखने के लिए, इसी की वजह से, इसीलिए हमने उनके पास चावल की खेप भेजी है। आज की डेट में अगर आप बांग्लादेश में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर मनमानी सरकार नहीं चाहेंगे या प्रो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेंगे, तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए चाइना और पाकिस्तान है। आप अगर आज की डेट में आप उनको चावल नहीं एक्सपोर्ट करते, नहीं देते,
तो ये मदद पाकिस्तान या चाइना रेडली दे सकता था। तो लिहाजा आपको तमाम तरीके की चीजों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप एक फेवरेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, एक निष्पक्ष सरकार वहां चाहते हैं, तो आपको अपने इस तरीके की मदद जारी रखनी होगी। आपके मिलिट्री जो कॉपरेशन है बांग्लादेश के साथ वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो चाइना और पाकिस्तान उसमें रेडली आ जाएगा, और जिसकी शुरुआत हो रखी है। तमाम तरीके के जो पाकिस्तान के जो विजिटर बांग्लादेश जाते तो उनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता तो उसका वेवर हो गया। पाकिस्तान की आर्मी अब उनको ट्रेन करेगी, चाइना को उनके हथियार मिल रहे हैं। अगर इस तरीके का माहौल होता है और उसमें भी अगर आप बांग्लादेश को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं तो आपको बड़े ड्रास्टिक मेजर उठाने पड़ेंगे। बांग्लादेश की मदद के लिए आपको एक कॉन्क्रीट स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे वो आपके पक्ष में रहे, और जितने भी आपके ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशन है उसको प्रगाढ़ बनाने पड़ेंगे। और साथ में आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के से आप हिंदू जो माइनॉरिटीज है उनको सुरक्षा देंगे, एक तरीके को कोर्सिव डिप्लोमेसी भी लगाइए। एक आर्म एल्बोइंग होता है, आर्म ट्विस्टिंग होता है, उसको भी लगाए। तमाम तरीके की विधाएं गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होती हैं जिसके तहत आप बांग्लादेश पे एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अमेरिका कैसे विश्व में अपना प्रेशर क्रिएट करके चीजों को मनवा लेता है? वजह है वो पावरफुल कंट्री, वो जो चाहे वो एग्जीक्यूट कर सकता है। जो स्थिति विश्व के संदर्भ में अमेरिका की है वो इस सार्क रीजन में या इस रीजन में इंडिया जिस तरीके की सरकार चाहेगा बांग्लादेश में बनवा सकता है। उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, सोर्सेज को टैक्स करना पड़ेगा, आपको कोवर्सिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा, तब आप अपने फेवरेबल सरकार बना सकते हैं। आप ये नहीं चाहेंगे कि नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका आपके खेमे से बाहर चला जाए। आप रीजनल पावर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि आपका एक तरीके का रीजन में दबदबा है, आपका सारे लोग आपके एलाइज हैं। अगर सारे के सारे एक एक करके आपसे अलग हो जाएंगे तो आप डिप्लोमेटिकली वीक पड़ जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी नीड्स मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। लिहाजा मैं इसीलिए बोल रहा था कि बांग्लादेश को आपको तमाम तरीके की मदद मुहैया करानी पड़ेगी, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस है, एडवाइजर्स है, इंटेलिजेंस है, मिलिट्री हार्डवेयर, आपको वो गैप को फिल करना पड़ेगा। देखिए फंडामेंटलिस्ट ताकतें आज वहां बहुत बढ़ रही हैं। हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वहां के लोगों द्वारा चुनी जाए वो इन्फोर्स हो जाए और उससे हम अपने रिलेशन बनाए। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं हो रही है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन होने चाहिए, हमारी मदद जारी रहनी चाहिए। अगर हम सारी चीजों को एक साथ लगाते और एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करते हैं तो यूनिस की सरकार या बीएनपी की सरकार या जो भी फंडामेंटलिस्ट हैं वो नीस पे आएंगे और आपकी बात सुनेंगे। इसमें टाइम लग सकता है, 6-8 महीने का समय लग सकता है, लेकिन आप ये इंश्योर करें। और जो वहां इलेक्शन होने जा रहे हैं ये इंश्योर करेंगे आवामी लीग पे जो बैन है या जो आपके डेट में जो प्रो हिंदुस्तानी फोर्सेस वहां ऑपरेट कर सकती है उनको बढ़ावा दे। तमाम तरीके की टास्किंग करिए, सोर्सेज आपके पास हैं, आपको पता है जब कोई सरकार अपने एक रीजनल पावर के रूप में उभर के आती तो कैसे अपने छोटे छोटे एलाइज को साथ में रखना, उन सारी विधाओं का इस्तेमाल करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये टेम्परेरी फेज को टॉलरेट करके अपने जो नेगोशिएशन टेबल है, जो आपकी डिप्लोमेसी है, कोर्सिव डिप्लोमेसी है, कॉमर्शियल एंगल है, इकोनॉमिक एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, आपके माइनॉरिटीज हैं, तमाम आपके सिंपथाइजर हैं, उनको एक्टिवेट करें। तमाम तरीके की चीजें होती है। आज की डेट में मैंने ये बोल रहा हूं कि बांग्लादेश को हम अपने एलआई के बरखिलाफ नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न है बहुत बढ़ जाता है। हमने तमाम तरीके की मदद की है, हिस्ट्री है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, कल्चरल है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा और एक टॉलरेंट व्यू रखना पड़ेगा। इमीडिएट चीज दो देशों के बीच में रिजॉल्व नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो आप उन सारी चीजों को रखिए। देखिए आपका पावर जनरेशन के लिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आप उनको रॉ मटेरियल देते हैं, तमाम तरीके के पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, मिलिट्री कॉपरेशन है, जो इंडियन ओशन का रीजन उसमें आपके तमाम तरीके के यानी ये समझिए ब्रिगेडियर शरदेंदु जी कि कहीं ना कहीं घूम फिर करके बांग्लादेश भारत के ही शरण में आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी निर्भरता जो है भारत पर बहुत ज्यादा है। ये मान ले कि घूम फिर करके वापस ही आएंगे ही। जी हाँ, बिल्कुल आपने बोला। मैं तो इसको बड़े पॉजिटिवली देखता हूँ क्योंकि हमारा देखिए बहुत सारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ हैं और जो हमारा बांग्लादेश का जो चाहे वो रीजनल कोऑपरेशन का हो, चाहे सार का मामला, चाहे ट्रेड का है, वो सारी चीजें हैं। और वहां का जो जनमानस है, माइंड करिए वहां की जो 20-21 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके चंद लोग हैं 1 से 2
15 से 20 लाख लोग हैं जो सड़कों पे इस तरीके का उत्पात मचा रहे हैं। उसके लिए आपको उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को बीफ अप करना पड़ेगा। यूनुस सरकार के साथ आपको डायलॉग कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपके जो फॉरेन मिनिस्ट्री की विजिट होनी चाहिए, उनके डिप्लोमेट्स यहाँ आने चाहिए। इस तरीके का आप माहौल क्रिएट करें। एक ट्रांजिशन फेज है किरण जी, आप इसको समझिए। जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस पहले भी वहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, 1975 में भी कत्लेआम हुआ था, लेकिन हमने इन सारी बाधाओं को पास करके हमने एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बांग्लादेश का भी डेवलपमेंट हुआ और म्यूचुअल कोऑपरेशन रहा और हमारे सिक्योरिटी कंसर्न पूरी तरीके से सिक्योर रहे। अब ये बड़ा डिफिकल्ट फेज है, इसको आप कितने दिन तक प्रोलॉन्ग करते हैं ये देखने वाली बात है। हिंदुस्तान का इंटरेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, एक वेल इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे आए और इस तरीके के फंडामेंटलिस्ट ताकतों को एक दरकिनार किया जाए, क्योंकि ये जनता का व्यू नहीं है। और माइनॉरिटी की सुरक्षा मेरा मानना है कि आज की डेट में प्राइम कंसर्न है। हिंदुस्तान इससे कंसर्न है। हिंदुस्तान में भी तमाम प्रदर्शन हुए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट, और अगर उसमें आर्म ट्विस्टिंग की जरूरत है, अगर कोई सैंक्शन लगाने की बात है या आपको कोअर्सिव डिप्लोमेसी की जरूरत पड़े या तमाम आपके जो एलाई देश है या वर्ल्ड का प्रेशर लगाना है, तो वो सारे लगा के बांग्लादेश को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि माइनॉरिटी की सुरक्षा की जाए। कैप्टन देवनाथ जी आपके पास हम आएंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ पर सीधे तौर पे शरदेंदु जी की तरफ से ये बात कही गई कि आप पूरी तरह से नाराजगी भी जाहिर नहीं कर सकते, एक लबलुबाब मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ, और आपको ये मदद भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं भेजेंगे तो चाइना उनकी मदद कर देगा, पाकिस्तान कर देगा और कहीं ना कहीं उन पर अधिकार वो जमाएगा, और ऐसी स्थिति जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इसलिए भारत को बहुत ही तरीके से काम करने की जरूरत है, कूटनीतिक तरीके से काम करना होगा और यहाँ पर मदद भी उनको देने की जरूरत है। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं इसे। और जो चिट्ठी लिखी गई थी, एक लेटर लिख करके शेख हसीना को वापस भेजने की बात कही गई थी, क्या इस मैटर में ये देखा जाए कि हाँ भेजना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी फेवरेबल सरकार चाहिए बांग्लादेश के अंदर, आपका पड़ोसी देश है वो? किरण जी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो है कि बांग्लादेश में बहुत जो ये उथल पुथल हो रही है, उसमें बीएनपी चाहती है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और ज्यादा भड़क जाए। जमात इस्लामी जो है या स्टूडेंट विंग जो है, मुस्लिम संगठन है, वो चाहते हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट और ज्यादा बढ़ जाएं। तो भारत अगर कोई भी कार्रवाई करता है बांग्लादेश को दबाने के लिए या बांग्लादेश को लिमिट में रखने के लिए, चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे वो थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग हो, इससे अगला जो इलेक्शन होगा उसमें जमात इस्लामी और बीएनपी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और अवामी लीग अगर उनको इलेक्शन कमीशन अगर अवामी लीग को खड़ा होने भी देती है, तो अवामी लीग के कैंडिडेट इसी वजह से हार जाएंगे क्योंकि उनको भारत का पिछलग्गू डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमें इस वक्त कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि वहां पे भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको सबूत मिल जाए कि भारत जो है उनके खिलाफ जा रहा है। जहां तक हिंदुओं की बात है, देखिए दुख की बात है, भारत सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पे बार बार इसको उठा रही है और फिलहाल हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जैसे विदेश सचिव गए, मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था विक्रम मिश्र के आने के बाद, जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आई, अच्छे स्टेटमेंट्स आई, तो से अगला लेवल उठ सकता है। क्यों? जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया में हर देश में गए हैं और भारत का उन्होंने एक पॉजिटिव व्यू रखा है, तो शायद विदेश सचिव क्यों एक स्टेप ऊपर उठकर विदेश मंत्रालय में हम अपने विदेश मंत्री लेवल पर बातचीत कर सकते हैं। चाहे उनके विदेश मंत्री को, कार्यवाही विदेश मंत्री को हम भारत में इनवाइट करें या चाहे हमारे एस जयशंकर वहां पर जाएं। देखिए शेख हसीना वाला जो मामला है, इसमें कोई शक नहीं है, पत्थर की लकीर है कि भारत उनको भेजेगा नहीं जब कि वहां की इलेक्शन कमीशन ये ना डिक्लेयर कर दे कि अवामी लीग जो है वो लीगल है, और जब तक बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन ये ना डिक्लेयर कर दे कि शेख हसीना एक वेलकम लीडर है अवामी लीग की, इसके बगैर भारत नहीं भेजेगा। पत्थर की लकीर है, क्योंकि वो वहां गई तो जैसे जनरल शिवाज ने बोला, उनको 10 तरह के केसेस में फंसा के आजीवन कारावास में डाल देंगे। मेरा तो फिलहाल मानना है कि अगर शेख हसीना को हम भेजेंगे उनको मृत्युदंड की सजा दे देंगे। जी
कैप्टन देवनाथ जी, इसी के साथ आप समझना चाहेंगे, इसी के साथ ये कि देखिए लगातार इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो यहाँ पर, और जो भी वहाँ सरकार बनेगी उससे भारत का जो है एक रिश्ता अच्छा होना चाहिए और दो देशों के बीच में रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। क्या इसके लिए ट्रंप का शपथ ग्रहण बहुत जरूरी है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था जब ट्रंप जीत करके आए थे कि अब जो है शेख हसीना के फेवर में सारी चीजें लगभग जा सकती है, क्योंकि यूनुस के साथ वैसे ही ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहे नहीं है कई मामलों में। तो क्या अब हम ये माने कि ट्रंप के बैठने का इंतजार किया जाएगा, अमेरिका की सत्ता को वो संभालेंगे तो बांग्लादेश में भी स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी? क्योंकि वर्ल्ड के प्रेशर की बात यहाँ पर शरदेंदु जी ने की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही 20 तारीख को शपथ लेंगे तो आप देखेंगे अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है वो तुरंत बांग्लादेश को दो चीज तो पक्का बोलेगा। एक कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, वो लोग हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप ध्यान से सुने, वो बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड। तो उन्होंने इसको बांग्लादेश के एम्बेसडर को बुलाकर उन्होंने समझा देना है, द्विमार्च में इशू कर देना है, जिसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं शो कॉज नोटिस। दूसरी चीज है, देखिए जो तनातनी शुरू हुई, शेख हसीना ने बोला था द वाइट मैन, किसी ने बोला डोनाल्ड लू। तो सेंट मार्टिन वाला जो मामला है, अमेरिका को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से बांग्लादेश में खलबली मची और पाकिस्तान और चीन को मौका मिल गया बांग्लादेश को अपनी गोद में बिठाने का। तो अमेरिका को फिलहाल बांग्लादेश को पुश करना नहीं चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि फिलहाल बांग्लादेश के साथ खेल खेलना है, एक अच्छा खेल खेलना है, ताकि वो दौड़ते चीन की गोद में ना जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेजर जनरल ए.के. शिवाजी, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। तो लगातार हम जो सवाल कर रहे थे कि क्या अल्पसंख्यक खतरे में है बांग्लादेश में, हाँ है जरूर, लेकिन इसको लेकर के भारत को एक कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हुए जो है स्थिति को संभालने की जरूरत है, क्योंकि अपने फेवरेबल सरकार की भी एक पड़ोसी देश में जरूरत पड़ती है। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.